नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई है और सीबीआई ने अब तक की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिलाधिकारी हाथरस को अभी तक नहीं हटाने को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। इस पर सरकार की तरफ से कोर्ट में तर्क देते हुए शपथ पत्र भी दाखिल कर दिया गया है और अब मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है। वहीं सीबीआई ने कोर्ट से यह कहा है कि जांच तेज गति से चल रही है। वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए इस मामले के चारों आरोपियों को गांधीनगर में पॉलीग्राफ टेस्ट वहां पर उनका करवाया जा रहा है। कंपनसेशन दिया गया था इस फैमिली को। उस कंपनसेशन को मिलने के बाद कोर्ट में जो विक्टिम परिवार था उनका कहना था कि मुझे कंपनसेशन चाहे ना दिया जाए लेकिन मेरी बेटी को जस्टिस मिले। बट हाथरस डीएम ने एक लेटर बनाया और इसमें लेटर में जो कि मैनिपुलेटेड लैंग्वेज थी उस परिवार को दिया कि आपने कंपनसेशन लेने से मना किया, जबकि ऐसा नहीं था। उस पर स्टेट को काफ़ी फटकार लगाई गई है कि आप ये किस तरीके का रवैया अपना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो लोग इमोशनल थे और उन्होंने ये बोला कि कंपनसेशन चाहे ना दो, इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस कर रहे, बट स्टिल एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी उस परिवार को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उस परिवार को मेंटली कहीं ना कहीं। इस बार में आम आदमी पार्टी के नेता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि खुद तो दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं लेकिन खुद मान नहीं रहे। कोरोना के कारण सीएम ने शादियों में 50 से अधिक लोग इकट्ठा होने पर रोक लगाई है लेकिन खुद हजारों लोगों की रैलियां की गई। आप नेता मनोज लाठी ने किसानों की समस्या पर भी सरकार को घेरा। ऐसे देखो सब बात है, मुख्यमंत्री दुनिया तो ज्ञान बांटना है, सारी जनता को ज्ञान देने में तो कमी छोड़ रखी और खुद उल्टे काम करे, खुद रैलियां करने लग रहे हैं, डिप्टी सीएम ज्ञान बांटने लग रहा है। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, खट्टर साहब की बात जब डिप्टी सीएम नहीं मानने लग रहा है तो फिर मार से क्या आस करे। फिर वो खट्टर साहब हमारे प्रदेश का मुखिया है, अगर दुष्यंत उसकी बात को नहीं मानता, उसका डिप्टी सीएम उसकी बात को नहीं मानता, उसका मंत्री एमएलए उसकी बात को नहीं मानते, तो आम जनता से क्या चाहिए फिर? खट्टर साहब को कैसे विश्वास करेगा आम जनता उसकी बात मानने की? पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने के मद्देनजर बुधवार को बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह ऐलान किया है कि पंजाब में शहरों और नगरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। यह 1 दिसंबर से लागू होगा और यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक चलेगा। उन्होंने कोरोना के दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने वाली पाबंदियों की भी जानकारी दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि को भी दोगुना कर दिया है और इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट के लिए भी पाबंदी लगाई गई है कि ये रात 9:30 बजे तक ही खुल सकेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के किसान संगठनों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है और इसके लिए बुधवार को अंबाला के मोड़ा में किसान सुबह से इकट्ठा होने शुरू हो गए, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात वहां पर किया गया और किसानों से ये बातचीत कर उन्हें आगे जाने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन किसान नहीं माने और बैरिकेड्स को तोड़ करके आगे निकल गए, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया और इस दौरान किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी गाड़ी से गिर भी गए और गाड़ी तेज होने की वजह से पुलिसकर्मी भी उसकी चपेट में आ गए। आपको रोकने का किस तरह से जा पाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से पुलिस के पास जितना जोर था उन्होंने लगा लिया, इन्होंने कर्फ्यू लगा लिया और जगह जगह पे नाके लगा दिए। इन्होंने कई तरह की फोर्स बनाई हुई है, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बहुत से लोगों को। उसके बावजूद भी अगर किसान सड़क पे है तो मेरे ख्याल से सरकार को समझ जाना चाहिए और अगर अपनी सरकार बिल्कुल लोकतंत्र कर रही है, बढ़ गया और इस देश को गुलामी से बचाना जरूरी है, क्योंकि देश का जो एग्रो बिजनेस है वो मैंने कल कहा था किसी को भी लैंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, वही हमारी कोशिश है। कोई पैदल जा रहा है कोई, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई कहाँ जा रहा है, 144 लगी हुई है, उसकी अवहेलना अगर है उसके ऊपर कार्रवाई का है। इसीलिए वाटर कैनन ज़रा यूज़ किया है, लेकिन बहुत सारे तो रह गए, यहाँ पे देखा है पीछे कुछ क्रॉस कर गए हैं, तो आपकी कार्रवाई होगी। सर, पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं कुछ इसमें?
उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आपने देखा कि गाड़ी में किसी ने आके टक्कर मारी है, उसका हम पर्चा दर्ज करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारी सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक्सेसिव फोर्स, जिसको मैं कहूँगा फिजिकल फोर्स, हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। रवि आईडी नहीं चल हमारे हम उस तरीके हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है, लाठी चार्ज है, हाथापाई है, धक्का मुक्की है, हम उस चीज़ को अवॉइड करना है। उस चीज़ को अवॉइड करते हुए हम जितने एफर्ट्स कर सकते हैं, और आज की सिचुएशन में भी जो हम कर सकते थे वो हमने किया, बट विदाउट यूजिंग फिजिकल फोर्स मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इनकी मंशा थी और जिस तरीके से यहाँ पे हमने शरारती तत्व देखे, आपने भी देखे, पथराव भी हुआ है, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की गई है, ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश भी की गई है, तो उसको हम विदाउट यूज़ ऑफ फोर्स हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अब जो लोग यहाँ से गए हैं, तो अब आगे जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उनके भी हम ये सोचेंगे कि वो लोग भी। दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर जारी है, जिसके चलते दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि वैक्सीन सभी राज्यों की जनता को मिलेगी, लेकिन जनता को फिर से जागरूक किया जाना चाहिए मास्क के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और जनता को समझना जरूरी है कि कोरोना वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ये नियम अपनाएं ताकि कोरोना से बच सकें। इसी को लेकर सभी राज्यों की सरकार लोगों को जागरूक करने में भी जुटी हुई है। और वहीं दिल्ली के सदर बाजार मार्केट में एक मास्क बैंक खोला गया है। नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के महापौर और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के मास्क बैंक खोला है। इस बैंक से फ्री में कोई भी व्यक्ति मास्क ले सकता है, ताकि मास्क ना होने पर 2000 रुपए का जुर्माने से बचा जा सके। सर, आज मास्क बैंक खोला गया है सदर बाजार में सबसे ज़्यादा भीड़ से कितना फायदा होने वाला है? देखिए, सदर बाजार हमारा हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में दुकानदार, हमारे मजदूर, ग्राहक यहाँ आते हैं। उन लोगों को अवेयर करने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ मास्क बैंक बनाए हैं। जिसका भी गलती से घर पे मास्क रह गया, गिर गया, तो वो 2000 का चालान ना कटवाए। हम कह रहे हैं मास्क लेके जाओ, अवेयर करना है, लोगों को जागृत करना है, पनिश नहीं करना। गरीब आदमी जो 200 रुपये कमाता है वो 2000 कहाँ से देगा? सरकार का काम है व्यवस्था को खड़ा करना। इसलिए आज नगर निगम और दिल्ली पुलिस ने इस बड़े व्यापारिक केंद्र में ये मास्क बैंक बना करके एक व्यवस्था खड़ी की है। जिनको भी मास्क की जरूरत है हमारे बैंक से वो मास्क ले सकता है। ये कब तक चलता रहेगा? ये लगातार जब तक कोविड काल रहेगा हम इस मास्क बैंक को बना के रखेंगे। जब तक मास्क लगाना जरूरी है तब तक हम मास्क वितरित करते रहेंगे, और वो भी निःशुल्क। सर, इनका कोई समय भी है सर? आपको मास्क, हमारी जो मार्केट है मोटी मोटी जो सुबह खुल जाती है, तो सुबह, और हमारी पुलिस 24 घंटे काम करती है, हमारे कर्मचारी भी समय 24 घंटे काम करते हैं। तो पुलिस का जो हमारे सिपाही है वो भी इसमें सहयोग करेंगे, नगर निगम के कर्मचारी का भी इसमें हम सहयोग लेंगे। 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाएंगे, और मार्केट एसोसिएशन से भी निवेदन करेंगे वो भी एक व्यक्ति हमें दे, ताकि बैंक हमारा है। तो जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो बैंक भी अच्छे से चलेगा, लोगों को मास्क भी मिलेंगे, राहत भी मिलेगी, और कोरोना संक्रमण पे लगाम भी लगेगी। सर, दिल्ली सरकार इसमें अभी तक लगाम लगाने में कमजोर नजर आ रही है। देखिए, दिल्ली सरकार फेल है। फेल सरकार कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली सरकार ने कोरोना फ्री में बांटा है। लॉकडाउन के दौरान जिस समय स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करनी थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री चौकों पर युद्ध लड़ रहे थे। किससे युद्ध लड़ रहे थे? जिस समय लोगों को चौकों पर खड़े होकर यह अवेयर करना था कि मास्क लगाओ, और मास्क नहीं है तो हमसे ले जाओ। दिल्ली सरकार को काम तो वो करना था। उन्होंने अपने प्रचार का युद्ध लड़ा कि केजरीवाल जी के फोटो पर एक यंत्र लगा हुआ है, इस यंत्र से प्रदूषण कम हो जाएगा। तो दिल्ली सरकार कोरोना रोकने में फेल है, पोल्यूशन रोकने में फेल है, डेंगू पर फेल है, हर तरह से दिल्ली सरकार फेल हो गई है। लेकिन भारत सरकार का मार्गदर्शन, मोदी सरकार का मार्गदर्शन, अमित शाह जी का आशीर्वाद और दिल्ली पुलिस और नगर निगम के सहयोग से ऐसे बैंक भी चलेंगे और लोगों को राहत भी मिलेगी। दिल्ली सरकार बेशक विफल हो गई है, मगर कल अरविंद केजरीवाल जी ने 1000 बेड मांगे हैं दिल्ली के लिए। जब भी उनको जरूरत होती है वो मांगते हैं, और जब उनका काम हो जाता है कहते हैं मैंने खुद कराए। भारत सरकार हमेशा सहयोग देने के लिए तैयार है। जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने मीटिंग ली थी, उन्होंने कहा जितने आईसीयू बेड चाहिए हम देंगे, जितने डॉक्टर्स की जरूरत है हम देंगे। दिल्ली की जनता को बचाना है, राजनीति बाद में होगी। लोग बचेंगे तो ही तो राजनीति करेंगे, अगर लोग बचेंगे तो राजनीति किसके लिए करेंगे? इसलिए शहर को बचाना है, लोगों को बचाना है, लोगों को अवेयर करना है। और भारत सरकार
और दिल्ली नगर निगम मिलकर के हर समस्या का समाधान के लिए व्यवस्थाओं को खड़ा करने में आगे बढ़ के काम करें। सर यहाँ पे मास्क तो बांटे जा रहे हैं मगर सोशल डिस्टेंसिंग की इस बाजार के अंदर सबसे ज़्यादा कमी है। उस व्यवस्था को भी हम ठीक करेंगे। दिल्ली पुलिस और हमारे सभी साथी मिलकर के हमने गोले लगाए हैं, मार्किंग की है। आज के बाद जब भी ये वितरण होगा, क्योंकि बाजार घनत्व आबादी वाला बाजार है, उसकी व्यवस्था को भी ठीक करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहे, उसकी चिंता की जाएगी। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में हमारे व्यापारिक नेता बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों की तरफ से लिए हुए। ये कई सारा लोग को सोचा भी नहीं है ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं। वो अच्छा है, सिर्फ एक जगह पे नहीं है। आप लोग जो सोचा हुए कई सारा जगह पे ऐसे मास्क बैंक वो भी अच्छा है। और पुलिस की तरफ से ये मैं बताना चाहता हूँ, नंबर 1 इज़ दी हमारा तरफ से पुलिस जब भी दिखाई देती है मार्केट में, इलाका में दिखाई देती है, एक मैसेज हम देना चाहते हैं, पुनिटिव मैसेज भी ले रहे हैं, दैट इज़ लाइक चालान वालान काटते रहते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को पता है यहाँ कई सारा मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन से भी लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी सारा अवेयरनेस भी पुलिस की तरफ से काफ़ी सारा अवेयरनेस भी साथ साथ चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा अनाउंसमेंट्स लगातार हमारा बूथ से और इम्पोर्टेंट चौक से, मार्केट इलाका से चलते जा रहा है। और दूसरा है हमारा पुलिस का कम्युनिटी पुलिसिंग व्हीकल है, एक नया व्हीकल हमने इंट्रोड्यूस कर रखा है, खास करके इसी का कोरोना महामारी का बारे में तो अवेयरनेस जो देने के लिए एक व्हीकल हमने लॉन्च कर रखा है पुलिस की तरफ से अवेयरनेस। वैसे ही ये दो ये बात है, तो ऐसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे मान के जाऊँगा ये मास्क बैंक भी। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से 1000 मास्क हमने जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सो इसी बैंक में हम दे देंगे जब भी ज़रूरत है। आप लोगों को पता है हमारा लेडी पुलिस कांस्टेबल्स लॉकडाउन के दौरान अभी भी चल रहा है युवा प्रोग्राम, आपने सुना होगा दिल्ली पुलिस का। इसमें प्रधानमंत्री का कौशल विकास योजना, इसी में कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलती है। उसमें हमारे पास 2 सेंटर्स है, एक सिविल लाइन में एक सेंटर है, एक और सेंटर है दूसरा थाना में, सरेगोया में। इसी सेंटर्स में टेलरिंग सिखाते हैं बच्चों का, जो बच्चों 8वीं क्लास 10वीं क्लास पास करके जैसे है उनको इलाके में जो उनको बच्चों को इकट्ठा करके ट्रेनिंग पार्टनर्स जो युवा PMKVY प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग पार्टनर्स जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से जो। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। ये एक्ट अगले 6 महीने के लिए लागू किया गया है। इस दौरान हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। योगी सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि 6 महीने तक फिलहाल कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस हावी हो गया है और स्थितियों को देखते हुए योगी सरकार ने अब कमर कस ली है और किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसी दिशा में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने पर बैन लगाया गया है। और बता दें कि इससे पहले कोरोना वायरस के चलते ही योगी सरकार ने मई के अंत में भी 6 महीने के लिए एस्मा एक्ट लगा दिया था। इस 6 महीने की अवधि मार्च में पूरी हो रही थी और इसलिए सरकार ने अब इस एक्ट को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया है। देहरादून में उत्तराखंड की लोक संस्कृति को संजोए इगास बकवाल पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शिरकत की है। और तपोवन क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भाईलों खेलकर त्योहार को धूमधाम से मनाया गया। राज्य की संस्कृति को संरक्षित रखने के उद्देश्य से इगास पर्व को लोगों के साथ बड़े उत्साह से मनाया गया। सबसे पहले मैं सभी को इगास बकवाल पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। लोक पर्व हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हमारा माना जाता है और जैसा आप जानते हैं हमने पहले भी ये कार्यक्रम किया, पिछले साल भी मैं पहाड़ पे जाके इस कार्यक्रम को किया। लेकिन जिस प्रकार से मेरी बिटिया की शादी का कार्यक्रम है उसके बावजूद हमारे मन में आया कि तमाम मेहमानों के साथ
और स्थानीय हमारे जो भी लोग हैं उनके साथ हम लोग बहलों के साथ इस कार्यक्रम को करें। मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अनेकों इसमें जानकारियाँ हैं कि 11 दिन बाद भीम वापस आए तो हम लोग एगास मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माधो सिंह भंडारी जी का जब वो वहाँ से लौट के आए तब हम एगास मनाते हैं। यानी कि अनेकों किदवंतियाँ हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एगास का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारे लोक संस्कृति का बहुत ही महत्व। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी कानून बना ले, लेकिन महिलाओं पर होने वाला जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के अमेठी में दहेज न मिलने पर एक बार फिर से 3 तलाक का ताजा मामला सामने आया है। मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने 30 जुलाई 2019 को 3 तलाक बिल संसद में पास करवा करके कानून बनाया था, जिसके बाद से ये माना जा रहा था कि अब मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुरीति का शिकार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी 3 तलाक के मामले थम नहीं रहे। राफिया बानो। आप लोग थाने पे हैं, क्या है समस्या? समस्या है, सन 2019 को हमारी शादी हुई थी। पापा ने सब कुछ दे दिया। उनकी मांग थी 5 लाख रुपए की, उन्होंने दे। रोड डेली मारते पीटते थे। आज 4 दिन हो गए घर से निकालना, खाना पानी कुछ भी नहीं दे रहे। क्या वजह है जो घर से बाहर निकाल दिए? 5 लाख रुपए की मांग थी। उसके बाद उन्होंने 24 तारीख को तलाक दे दी। तो आप थाने पे आए, क्या चाहती हैं? क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने PDP के यूथ विंग के अध्यक्ष वाहिद पारा को टेरर फंडिंग मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। वाहिद पारा ने हाल ही में दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में जिला विकास परिषद GDC चुनाव के लिए अपना नामांकन भी दाखिल किया था और पिछले सोमवार को NIA ने नई दिल्ली मुख्यालय में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी संगठन के साथ कथित संबंध के लिए पूछताछ उससे की जा रही थी। वाहिद और रहमान अपारा जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव पद पर भी रह चुके हैं। हिमाचल के सिरमौर जिले का एक जवान अरुणाचल में शहीद हो गया है। राजगढ़ उपमंडल के बोहल्ला टालिया पंचायत के थार बजेरा गांव का 22 वर्षीय अंचित शर्मा जवान जो था वो देश की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में LAC पर तैनात थे अंचित, लेकिन बताया जा रहा है कि 21 डोगरा यूनिट के जवान अरुणाचल प्रदेश में LAC पर माझा पोस्ट से जिलेमा पोस्ट की तरफ जा रहे थे और पेट्रोलिंग करते वक्त वो वीर गति को प्राप्त हो गए और इस बीच जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें सिपाही अंचित वीर गति को प्राप्त हुए। इनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो अभी LAC से की पोस्ट से नीचे उतारे जा रहे हैं, जो कि इनका बेस कैंप है यूनिट का। उसके बाद कल इनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए डिब्रूगढ़ के आसपास पहुंचाया जाएगा। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से परसों संभावना है कि इनके पार्थिव शरीर को बाय एयर
दिल्ली तक लाया जाएगा और दिल्ली से आगे जो है इनके पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ तक लाया जाएगा। अगर पार्थिव शरीर इनका चंडीगढ़ में लेट हो जाता है तो पार्थिव शरीर के वहाँ पे मोर्चरी में रखने का इंतजाम किया जाएगा और उसके बाद जो है इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव में पहुंचाया जाएगा। मैं निरंतर इनकी यूनिट से टच में हूं और फर्दर सूचना जैसे ही मिलेगी मैं बताता रहूंगा। हालांकि मैंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने डबवाली सीमा को सील कर दिया है और जिससे किसान अब काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। किसानों ने हरियाणा सरकार पर धक्केशाही करने का आरोप भी लगाया है। किसानों का कहना है कि वो बड़ी संख्या में केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार ने उन्हें दिल्ली जाने से रोका तो वो सीमा पर ही रोष प्रदर्शन शुरू कर देंगे और ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਹ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ। हाँ जी, साड़ी जथेबंदी हरियाणा किसान एकता डब वाली जिथे पहुंची है जी। ये जो साडे किसान वीर पंजाब तो चल के इत्थे आए हैं जी, इन्हां नूं बार्डर ते रोकिया गया। असीं इन्हां दा किसानां दा ग्राउंड लैवल ते साथ देण लई पहुंचे हैं भी जो साडे लायक जो सेवा होई सानूं दस्सिओ। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने अस्पताल भवन, स्कूल भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं बड़े सिटी जाने वाले मार्ग को भी कई जगहों पर बड़े बड़े उसमें गड्ढे कर दिए हैं और गिरा दिया गया है। जाने का रास्ता पूरी तरह से वहां पर बंद कर दिया गया है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर फूलपकड़ी थाना क्षेत्र के बड़े शिट्ठी गांव में स्थित अस्पताल, आश्रम और स्कूल भवन को नक्सलियों ने रविवार देर शाम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में नक्सली वहां पर पहुंचे थे और हमले को अंजाम देने के बाद मीटिंग कर रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल भी पहुंचा और उन्हें देखकर के नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने इलाके से कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। ग्राम में जो अस्पताल भवन अभी नवनिर्मित बना हुआ था, उद्घाटन नहीं हुआ है, उसको नक्सलियों ने 21 तारीख को ग्रामीणों को इकट्ठा करके तोड़वाने का काम किया है। कल हमको सूचना मिला था, इसमें पुलिस फोर्स केरलापाल से फूलपकड़ी से पार्टी रवाना किया गया था। तो जब यानी कि पुलिस पार्टी पहुंची तो वहां पे नक्सली उपस्थित थे और पुलिस पार्टी के ऊपर लोग जानलेवा हमला किए, फायरिंग भी किए। हमारे पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया। आज भी पार्टी यानी कि बड़ी सिटी की ओर यानी कि ऑपरेशन में है। कल यानी कि जो पुलिस पार्टी गई थी वो कुछ ग्रामीणों को जो वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे थे उनको पकड़ के अभी लाए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले देश में बढ़ने लगे हैं। दिल्ली ने थोड़ी सी ढील दी थी जिसकी वजह से दिल्ली में कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़े और दिल्ली के हालात को देखते हुए अब अन्य राज्यों ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में भी सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की जाँच करवाना अब अनिवार्य हो गया है। यात्रियों का कहना है कि जिनमें कोरोना के लक्षण हैं उनका ही टेस्ट किया जा रहा है। परसों बोला था उन्होंने कि आने वाला है, मतलब आरटीपीसीआर कंपलसरी है, तो कल जाके मैंने कराया था आरटीपीसीआर। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि अभी तक वो चालू नहीं हुआ है टेस्ट देखना, मतलब जिनको सिम्टम वगैरह है उनका टेस्ट करा ले और बाकी लोगों को टेम्परेचर लेके छोड़ रहे हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे किस तरीके से आपको छोड़ा है? यहाँ पे टेम्परेचर? हाँ, अभी उन्होंने पूछ रहे कि सिम्टम है आपको, कुछ खांसी बुखार है तो टेस्ट करा रहे, नहीं तो छोड़ रहे बाकी लोगों को। अच्छा, आपका टेम्परेचर लिया गया? हाँ, टेम्परेचर लिया गया। नेगेटिव रिपोर्ट वगैरह वो सारी जांच वगैरह आप लोगों ने कराया? हाँ, सब कुछ जांच करवा के फिर आए। अच्छा, तो क्या नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के यहाँ? हाँ, नेगेटिव रिपोर्ट करके आए।
अच्छा, नई है जिनके पास रिपोर्ट, उनको किस तरीके से छोड़ रहे हैं? उनको नहीं आने दे रहे, उनको अंदर ही रख दे रहे हैं। उनको अंदर रखा हाँ, है। वहाँ से स्टेशन से उनको चढ़ने नहीं दे रहे हैं दिल्ली से। दिक्कत हुई आप लोगों को ये पूरे इसके दौरान? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। जिसके पास रिपोर्ट है वो आराम से आ जा सकता है। अच्छा, जो डिसीजन लिया है सरकार ने, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? कौन सा डिसीजन? ये जो रिपोर्ट वाला निर्णय है, ये बहुत अच्छा निर्णय है। अगर आपके पास रिपोर्ट है, नेगेटिव है आपकी रिपोर्ट, तो आप कहीं भी आ जा सकते हो। अगर नहीं है तो आपको नहीं अलाउड करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से यहाँ पे आने वाले यात्रीगण के लिए जो कोविड टेस्ट जो है वो करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो जो भी यात्रीगण अपने खुद के साथ ये टेस्ट रिपोर्ट लाते हैं तो उनको डायरेक्टली घर पे जाने को दिया जाता है। जो यात्रीगण के पास में ये रिपोर्ट्स नहीं है उनके लिए ये एंट्रेंस पे हमारी तरफ से उनका बॉडी टेम्परेचर और सिम्टम्स के लिए चेक किया जाता है। उसमें से जो भी यात्रियों को कोई लक्षण दिखाई दे या उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा मिले तो उनको हम एक साइड में लेके यहाँ पे देख सकते हैं कि आप बीएमसी की तरफ से ये फ्री एंटीजन टेस्टिंग कैंप लगाया हुआ है। यहाँ पे उनका टेस्ट किया जाएगा और जो निगेटिव मिलेंगे उनको घर पे भेज दिया जाएगा। अगर उनमें से किसी यात्री को कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको एम्बुलेंस के द्वारा महानगर पालिका के कोविड केयर सेंटर। अयोध्या में रोनाही थाना क्षेत्र के सुचितागंज बाजार में नाली निर्माण का काम वहां पर चल रहा है और नाली के निर्माण में रोड़ा बनी दीवार और बिम की तोड़ाई की जा रही थी, जिसमें एक मकान का बिम भरभरा करके गिर गया। मकान में बिम के नीचे काम कर रहा मजदूर खलीम इसके नीचे दब गया और जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दिया आपको, संजय शुक्ला मेरा एडवोकेट नाम है। मैं गोंडा से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से। बच्चे का परीक्षा है, बीटीसी का परीक्षा निरस्त होगा। दोबारा परीक्षा का डेट है 25 तारीख है। मैथ का पेपर है। अब बता रहे हैं कि नहीं जाने देंगे और क्या, रास्ता बंद है। अभद्रता क्या 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 नहीं जाने और क्या है, अभद्रता और क्या। सर मैं नगर निगम में ड्यूटी करता हूँ सर। पटियाला में फीलखाना स्कूल में बच्चों को सुरसुरी वाला राशन दिए जाने का मामला सामने आया, जिसे एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया और इस मामले में प्रिंसिपल पर मनमानी करने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं अब इस मामले में एक और खुलासा हुआ है, जहां रात में राशन की सप्लाई की जा रही थी। हमारे संवाददाता अविनाश भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से खास बातचीत की है। फीलखाना स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ, ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਸਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਸਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 14-14 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ 14-14 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ 3-3 ਕਿਲੋ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 14 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ 14 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਰੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2018 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ 50-60 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਜ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੜੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ? ਇਹ ਕਣਕ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ 6:48 ਹੋਏ ਨੇ, 6:15 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ 6:15 ਵਜੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਧਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰੀਆਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੈਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਣਕ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਈਐਸ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਈਐਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸੁਸਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਧਾਂਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੇਹੂੰ ਹੈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖੀਲਖਾਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ, ANB ਨਿਊਜ਼ पटियाला। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वार्ड संख्या 56 और 57 के निवासियों ने नगर परिषद परिसर में नारेबाजी की है। आज प्रदर्शनकारियों ने दोनों वार्डों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। वार्ड 56 के पार्षद बालकिशन और वार्ड 56 की पार्षद रेशमा के नेतृत्व में ये नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वार्ड 56 में सीवरेज लाइन की लीकेज की समस्या है, सड़कों की नालियों की मरम्मत नहीं वहां पर करवाई जा रही है और मूलभूत सुविधाओं की भी मांग उन्होंने की है। पार्षद बालकिशन का यह कहना है कि नगर परिषद भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव कर रही है और जो विकास के कार्य पहले शुरू किए गए थे उन्हें भी बंद करवा दिया गया। वार्ड 57 के पार्षद रेशमा ने यह कहा है, उन्होंने ये मांग की है कि नालियों और सड़कों का निर्माण करवाया जाए, साफ सफाई के लिए कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाए। इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, विकास कार्य सारे रोक दिए गए। पुराने मेरे कार्यकाल के पुराने बोर्ड के जो टेंडर थे वो सारे के सारे निरस्त कर दिए गए। जो सफाई कर्मचारी जो लगा रखे इन्होंने, दोनों वार्डों में 4 कर्मचारी लगा रखे, उससे 3 से ज़्यादा कभी आते नहीं। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई यहाँ पे और सीवरेज लाइन पूरी तरह के ब्लॉकेज है। वहाँ पर जगह जगह पानी निकल रहा है, कीचड़ निकल रहा है, गंदगी है, बीमारियाँ फैली हुई है, बहुत परेशान है लोग बाग। सारे जो विकास जो पुराने जो महिला स्नातक का टेंडर है, पुराना स्कूल का टेंडर, सारे काम जो थे पुराने टेंडर लगाए गए इस बोर्ड में सारे निरस्त कर दिए। और अभी वार्ड नंबर 56 और 57 के लोग काफ़ी परेशान हैं और हमारी मांग अगर पूरी नहीं की जाती है तो
हम यहाँ पे नगर परिषद में तालाबंदी करके हम धरना देंगे और ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वार्ड नंबर 56 और 57 में जो भी है सड़कें टूटी हुई है, नालियों में कीचड़ भरा हुआ है, सफाई गर्मी समय पे नहीं आ रही है, सफाई नहीं हो रही है। जो भी वार्ड के पुराने टेंडर थे सब निरस्त कर दिए गए हैं और हमारे तो यही मांग है कि हमारे वार्ड में जो भी अधूरे काम छूटे हैं सबको पूरे कराएं। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने लव जिहाद के मामले पर यह कहा है कि धर्म परिवर्तन करवाना गलत है, धोखा देकर धर्म परिवर्तन करना गलत है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। लव जिहाद शब्द इसमें नहीं है, उसका राजनीतिक दुरुपयोग किया, उपयोग किया। ये सारे कानून बलपूर्वक धर्म परिवर्तन, किसी को अंधेरे में रखकर धर्म परिवर्तन, धोखा देकर धर्म परिवर्तन, ये तो पहले से ही प्रतिबंधित था, कानून था इसके लिए। इन्होंने उसका पालन नहीं किया। ऑर्डिनेंस जो आया है अभी गवर्नर का उस पर अप्रूवल नहीं हुआ है, मंत्रिपरिषद का निर्णय है। जब पूरी तरह बन के आ जाएगा, ऑर्डिनेंस गजट हो जाएगा, तो पूरी तरह उसको पढ़ने के बाद हम प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। पर मैं इतना ही कहूँगा कि पहले से ही धर्म बलपूर्वक, छलपूर्वक, छद्मपूर्वक बदलने पर प्रतिबंध था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर जहां हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है, वहीं यह भारतीय शिक्षा जगत की एक ऐतिहासिक घटना भी है। इन 100 सालों में लखनऊ विश्वविद्यालय से एक महान शख्सियत पढ़ करके आगे बढ़े हैं और सरकार ने छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति 21वीं सदी को बदलते भारत से मेल खाती हुई है और ये नूतन और पुरातन शिक्षा का समागम भी है। के साथ विश्वविद्यालय के विकास क्रम का यह अद्भुत संयोग दिख रहा है। जब कोई संस्था 100 साल पूरे करती है तो यह उस संस्थान की मजबूती और प्रतिष्ठा से तो जुड़ती ही है, साथ ही यह घटना उस संस्थान की गौरवशाली परंपरा को भी एक नया स्वरूप प्रदान करती है। जब कोई संस्थान इतने लंबे समय तक न केवल सरवाइव करने में बल्कि थ्राइव करने में भी सफल रहा, तो यह इस बात का प्रमाण है कि उस संस्थान के फाउंडेशन वैल्यूज महान और टाइमलेस होंगे। मित्रों, लखनऊ विश्वविद्यालय का 100 वर्षों का इतिहास यदि हम पलट कर देखें तो हम पाएंगे कि एक से एक महान शख्सियतें इस विश्वविद्यालय परिसर में पली हैं, बढ़ी हैं। डॉक्टर बीरबल साहनी से लेकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तक न जाने कितने महान शख्सियतों से जुड़ी यादों को यह विश्वविद्यालय अपने में समेटे। मैनपुरी में कृषि विभाग के आला अधिकारियों ने शहर के खाद और बीज भंडार की दुकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान एसडीएम सदर ऋषिराज भी मौजूद रहे। छापेमारी के दौरान कई दुकानों से खाद और बीज के सैंपल भी लिए गए। इस बारे में उन्होंने ये बताया कि जो दुकानदार कालाबाजारी करते हुए नजर आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, खाद की दुकानों पर आज जो कार्रवाई की जा रही है किस संबंध की जा रही है, क्या है? शासन के निर्देशों के क्रम में आज जिलाधिकारी मैनपुरी और जिला कृषि अधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है कि सभी किसानों को जो पेस्टिसाइड हैं, हर्बिसाइड हैं या जिन भी विभिन्न तरह की जो दवाइयां हैं वो उचित दाम में मिल सके। जो दवाइयां, जो कंपोजिशन बताया जा रहा है उस पैकेट पे वह सत्य है कि नहीं, तो उसके लिए सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं ताकि लेबोरेटरी में उसे जाँच कराई जा सके और किसी तरह की कालाबाजारी या होर्डिंग ना हो सके, इसके लिए भी आज जो है सो कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है। कितनी दुकानों पर लगभग? आज लगभग हम लोग 4 दुकानों पे छापेमारी के कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी से हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं जो भी सस्पेक्टेड केसेस हैं और इनमें सभी दुकानदारों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और अगर कोई मौके पर कोई किसान शिकायत भी करता है तो उस पर भी हम। उत्तराखंड के मसूरी में लगभग 6 महीने के बाद नगर पालिका परिषद की बोर्ड की बैठक हुई और जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान विकास कार्यों पर चर्चा की गई। बोर्ड में मनोनीत सभासद अरविंद सेमवाल और मदन मोहन शर्मा का स्वागत किया गया और पालिका की बोर्ड बैठक में
एक बार फिर से इको टैक्स बैरियर का मुद्दा भी गरमाया और कुछ सभासदों ने आरोप लगाया कि उनकी बिना जानकारी के ही बैरियर का ठेका एक बार फिर से पिछले ठेकेदार को दे दिया गया। इस प्रस्ताव को न तो पालिका बोर्ड बैठक में लाया गया और न ही सभासदों को इसके बारे में कोई जानकारी दी गई, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि शासन की तरफ से ठेकेदार को बैरियर संचालन करने की अनुमति दी गई है। नामित सभासद मदन मोहन शर्मा ने प्रस्ताव दिया कि माल रोड पर 4 नए हवा घरों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी सुविधा मिल सके। और उन्होंने ये भी बताया कि मसूरी में 16 हवा घर थे, जिनमें से 12 पर कब्जा हो रखा है। ऐसे में माल रोड पर बारिश धूप और बर्फबारी से बचने के लिए हवा घरों का निर्माण करवाना अत्यंत आवश्यक है, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने भूमि चिन्हित करने के बाद हवा घरों के निर्माण को स्वीकृति देने की बात कही है। क्या कहना चाहेंगे? 6 महीने बाद आज बोर्ड की बैठक हुई, क्या कुछ पास हुआ? नहीं, बोर्ड बैठक 3 महीने बाद ये बोर्ड बैठक का आयोजन आज किया गया और कई इसमें विशेष प्रस्ताव जो हैं जनहित से जुड़े हुए स्ट्रीट लाइट सफाई के कई सारे प्रस्ताव इसमें पास किए गए और मुख्य तौर पर एक टॉयलेट्स का प्रस्ताव जो आया है उसमें विचार किया गया कि नगर के जितने भी हमारे टॉयलेट्स हैं उन सबको एक प्राइवेटाइज़ किया जाए और उसमें जिससे वो साफ़ सुथरे रह सकें, ऐसा नगर पालिका प्लान कर रही है और बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेकर इस पर एक फाइनल सहमति बनाई जाएगी कि सारे टॉयलेट्स का जो रख रखाव है वो अच्छी तरह से किया जाए। सर, विद्युत उपकरणों को लेकर 85 लाख रुपए प्रति वर्ष के खर्च किए जाते हैं, उसके बावजूद भी अभी तक जो सभासदों को जो डिमांड रही है वो अभी तक उनकी पूरी नहीं हो पाई है। 4 करोड़ 25 लाख रुपए पर 5 साल में विद्युत व्यवस्था पर खर्च होते हैं, लेकिन अभी भी जो है भंडारपाल में विद्युत सामग्री उपलब्ध नहीं है। क्या कारण है? इतना पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं, मैं मानता हूँ 85 लाख रुपए प्रति वर्ष का जो एक एवरेज है वो नगर पालिका का विद्युत सामग्री परचेज में आ रहा था, लेकिन हमने उसे घटाते हुए अब हम इसे एक पूरे स्ट्रीट लाइट्स की एक मेंटेनेंस का एक टेंडर निकाले जो कि 20% डाउन पे दिया जाएगा, जिससे नगर पालिका की बचत भी होगी और स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस भी की जाएगी। जहाँ तक स्ट्रीट लाइट्स मेंटेनेंस की बात है, नगर पालिका लगातार स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन और भी ज़्यादा सतर्क हो गया है। दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से हवाई मार्ग और ट्रेन से मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए अब RT-PCR परीक्षण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है और कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें राज्य में एंट्री दी गई। ये नियम लागू कर दिया गया है और बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दीपावली के बाद कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए ये नियम लागू किया है। दिल्ली में कोरोना ने कहर बरपाया तो मुंबई तक उसका खौफ देखने को मिला। अब महाराष्ट्र ने बाहर से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, तो घर में भी अब टारगेट टेस्टिंग चल रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ तो सुनामी आएगी। ठंड, प्रदूषण और त्योहारों के सीजन के बीच जिस तरह से कोरोना को लेकर के लापरवाही बरती गई, उससे कोरोना की एक और लहर देश में आ गई है और इसमें सबसे बुरा हाल दिल्ली का हुआ है, जहां हर घंटे कोरोना से 5 लोगों की मौत तक हो रही है। वहीं दिल्ली में मौत के इन आंकड़ों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में कोरोना से सबसे ज़्यादा सतर्क महाराष्ट्र हो गया है। उद्धव सरकार ने दूसरे राज्यों से मुंबई आने वाले लोगों को शर्तों के साथ ही एंट्री देना भी शुरू कर दिया है। नियमों के मुताबिक कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से आने वाले जो लोग हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से आ रहे यात्रियों के पास अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट के पैसे देने होंगे और उनकी जांच की जाएगी। टेस्ट होने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाज़त भी होगी और अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो संपर्क किया जाएगा और प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका ट्रीटमेंट होगा। संयुक्त राष्ट्र में झूठा डोजियर पेश करने को लेकर के भारत ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान के लिए मनगढ़ंत और झूठी कहानियां गढ़ना कोई नई बात नहीं है। दरअसल भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्यों को नगरोटा मुठभेड़ से संबंधित एक डोजियर भेजा गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवाद का आरोप लगाते हुए अपना डोजियर भेजा और पाकिस्तान के इस कदम का जवाब देते हुए
भारत के प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने यह कहा है कि पाकिस्तान की ओर से दिया गया झूठा और डोजियर शून्य विश्वसनीयता रखता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के लिए मनगढ़ंत और झूठी कहानियां गढ़ना कोई नई बात नहीं है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि क्या आपको एबटाबाद याद है? पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की ओर से गैरकानूनी करार दिए आतंकवादियों को पनाह देता है। और बता दें कि 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सुरक्षा बलों ने अमेरिका में हुए हवाई हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। उत्तराखंड की मासूम के साथ दिल्ली में गैंगरेप पीड़िता के परिजनों ने सीएम रावत से मुलाकात की है और इस दौरान सीएम रावत ने कहा है कि राज्य की बेटी के साथ जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने ये भी कहा कि कोई में पीड़ितों को समझ सकता है और सीएम ने उनके माता पिता को आश्वासन दिया है कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उनका पूरा सहयोग किया जाएगा और राज्य सरकार और प्रदेश की जनता पीड़िता के परिवार के साथ है और हर मदद के लिए तैयार है। सीएम ने उन लोगों का भी धन्यवाद किया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को जिन्होंने उठाया है। उन्होंने अपील की है कि जिस तरह से राज्य के लोगों ने पहले भी दिल्ली में न्याय के लिए पीड़ित परिवार का साथ दिया, अब भी इस आवाज़ को उठाने में पूरा सहयोग करेंगे। और बता दें कि फरवरी में दिल्ली में उनकी बेटी के साथ 3 दरिंदों ने गैंगरेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। वर्तमान में ये उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। देखिए, आज उस लड़की के माता पिता नेगी दंपति मुझे दिल्ली से मिलने आए थे और उन्होंने मुझे उनकी बेटी के साथ किस तरह से और क्या हुआ वो सारे घटनाक्रम से उन्होंने मुझे अवगत कराया। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत दिल दहलाने वाला है। कोई भी बेटियों का पिता या किसी बहन का भाई उस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। मैंने उनके माता पिता को यह आश्वस्त किया है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह उनके साथ में हैं। मैं ही नहीं, पूरा उत्तराखंड उनके साथ में है। तमाम उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को उठाया है। मैं आज आपके माध्यम से अपने उत्तराखंड के लोगों से भी ये बात कहना चाहूँगा कि पहले भी दिल्ली में लोगों ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनके माता पिता का साथ दिया है। अब भी उनका साथ हम सब मिलकर के देंगे। राज्य सरकार। उत्तराखंड का लोक पर्व एगास पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। दीपावली के 11 दिन बाद एगास पर्व आता है और गढ़वाल के माधव सिंह भंडारी के तिब्बत विजय पर भी ये पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि दीपावली के ठीक 11 दिन बाद माधव सिंह भंडारी अपनी सेना के साथ तिब्बत विजय करके वापस आए थे, जिसके बाद उनके विजय की खुशी में एगास का पर्व मनाया जाता है। और ये पर्व उत्तराखंड की संस्कृति से धीरे धीरे लुप्त होने लगा था, लेकिन उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इस पर्व को जीवित करने का बीड़ा उठाया। पिछले साल उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से एगास मनाने का आह्वान किया और इस साल कोरोना के चलते उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से आह्वान किया जो लोग जहां हैं वहीं पर इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। ये लोक पर्व के रूप में जाना जाता है और जो एगास कार्यक्रम है ये इसलिए मनाया जाता है कि 17वीं शताब्दी के अंदर माधव सिंह भंडारी ने तिब्बत पर हमला किया था और इस दौरान जब दीपावली का त्यौहार आया तो वो लोग घर पे नहीं लौटे। ठीक 11 दिन बाद वो लोग लौटे और तिब्बत विजय की सूचना उत्तराखंड के लोगों को प्राप्त हुई और उसके हर्ष में ये एगास का कार्यक्रम मनाया जाता है। गढ़वाल के अंदर एगास कहा जाता है, कुमाऊं के अंदर से बूढ़ दिवाली के नाम से जाना जाता है। ये त्यौहार धीरे धीरे लुप्त होने लगा था, लेकिन राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर फिर से लोग इसे मनाने लगे हैं। उन्हीं के आह्वान पर आज ये कार्यक्रम मनाया गया। यहाँ कोटद्वार के अंदर उनका कहना था कि जो जहाँ पर है वहीं पर एगास का कार्यक्रम मनाए। उसी के तहत कोड़ा के स्थानीय झंडा चौक में आज कोटद्वार वासियों द्वारा एगास का। उत्तर प्रदेश के मेरठ में
पल्लवपुरम स्थित आवास पर उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष और मंत्री पंडित सुनील लाभाराला मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि लव जिहाद करने वालों को अब कड़ी सजा मिलेगी। अब ये लोग भोली भाली लड़कियों के साथ धोखा और छल नहीं कर पाएंगे। लव जिहादियों को बड़ी चुनौती दी गई है और अब इस अध्यादेश से निश्चित रूप से पूरा प्रतिबंध लगेगा। जिस प्रकार से लव जिहादी मिशन बना करके और हाथ में कलावा बांध करके माथे पर तलक लगा करके अपना धर्म छुपा करके और जो अपने हिंदू परिवारों की लड़कियों को बहला फुसला करके उनके साथ विवाह रचने का काम करते थे और बाद में उसको फिर राह में छोड़ करके उसके जीवन को बर्बाद करने का जो काम लव जिहाद वाले कर रहे थे, अब इनको कड़ा झटका लगेगा। इस अध्यादेश में प्रावधान दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि हम इसमें 15,000 रुपये जुर्माना और 5 साल की सजा और धर्म। छत्तीसगढ़ में जांजगीर के पामगढ़ में देव उठने 11 को लेकर के लोगों में कम उत्साह देखा गया। वहीं इसे लेकर व्यवसायियों में मायूसी भी देखी गई। लोग खरीदारी करने नहीं पहुंचे, जिसका सीधा असर गन्ना व्यवसायियों पर पड़ा। व्यवसायी कर्ज लेकर के गन्ना लाए थे, लेकिन सही बिक्री न होने से चिंता उनमें देखी गई। बता दें कि हर साल देव उठनी पर यहां सड़क किनारे व्यवसायी गन्ना लगा करके बेचा करते थे, ट्रकों से भर करके गन्ना मंगवाया करते थे और अब महज 20 से 30 दुकानें ही पामगढ़ मुख्यालय में लगाई गई और कम संख्या में लाए हुए गन्ने भी नहीं बिक पाए, जिससे उनके चेहरों पर परेशानी नजर आई। बिक रहे हैं ना सामान? अब बिक रहा है बिकने के लिए, मगर पिछले साल जो था उसके का माहौल इस साल नहीं है। क्या क्या कारण से ऐसा लग रहा है आपको? बस कस्टमर ही नहीं आ रहा, मतलब कि किसी के अपने में जोश नहीं है। जोश कि जैसे कि अब थोड़ा त्यौहार में एक्साइटेड रहता है ना, धीरे धीरे कम होते जा रहा है सभी का। कि त्यौहार में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं अब धीरे धीरे, ऐसा टाइप। गन्ना नहीं बिक रहा है लॉकडाउन के कारण। जो है मूर में लाए हैं, मूर नहीं निकल रहा है। 15 रुपये में गन्ना भी साथ लाए, खरीद करके लाए हैं। 20 रुपये बेचना चाहते हैं, वो भी नहीं निकल रहा है। लॉकडाउन में आदमी लोग नहीं आ रहे हैं, पूरे व्यापारी परेशान हैं, सब अपने घर से भरना पड़ रहा है। फिर कैसे करेंगे आप? क्या करेंगे, इसके कारण कर्ज लेकर के छूटना पड़ेगा हम लोग। तो ये अभी जो लाए हैं जो गन्ना, वो क्या उधारी लाए हैं? कुछ उधारी लाए, कुछ पेमेंट किए हैं। तो अब ये मतलब जो इसमें बिक्री हुई है वो छूटने लायक नहीं है? छूटने लायक नहीं है सर, पूरा बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं हम लोग। 2-3 दिन से यहाँ जग के रात को गन्ना की रखवाली कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके बावजूद नहीं बिक रहा है। बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। आपका पूरा घाटा में चल रहा है सर, अभी तो लोचा पूरा है। लाना है खरीद के 15 रुपये में, बेच रहे हैं हम लोग 12-13 रुपये में, नहीं चल रहा है। तो खुद भी बन जाए मोर अपना तक की। अब लागत लाना है, आधा दिया पेमेंट सेठ को, आधा उधारी है। किसी भी तरीक़े से अब कितने में लेके देंगे भाई। कितने का लाए थे आप? हम लोग लाने थे 8,000 का लाए हैं। और वो उत्तराखंड में आए दिनों नशे की तस्करी के मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं, जिसमें यूपी और हिमाचल से लगी उत्तराखंड सीमाओं से तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं एसएसपी देहरादून के निर्देश पर ऑपरेशन सत्य के तहत नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं मामले में विकासनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 8 ग्राम स्मैक और 54,200 रुपये के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही तस्करों के पास से बरामद पिकअप वाहन को भी सीज कर लिया गया है। एसएसपी सर के निर्देशन में नशा मुक्त उत्तराखंड ऐप डाउनलोड करने के आदेश निर्देश प्राप्त हुए हैं। उप निर्देशों के आधार पर ही हरबटपुर पुलिस द्वारा अधिक से अधिक संख्या में जनमानस व छात्र छात्राओं से उक्त ऐप को डाउनलोड कराने की अपील की जा रही है, जिससे कि छात्र छात्राओं तथा जनमानस को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज हम बने